हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। आज हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले फिजिक्स सीखने से भी पहले हम आपको हमेशा सिखाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बिलीव मी, फिजिक्स सीखने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स और उसमें भी आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस ये कैसे रिलेटेड है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये कैसे रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे वेक्टर्स में। और वेक्टर्स में प्रॉब्लम फेस करोगे तो फिजिक्स में ना सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स ही है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यानी अगर वेक्टर्स नहीं आता होगा, वेक्टर्स के पीछे का मैथ्स नहीं आता होगा, तो फिजिक्स पढ़ना ऑलमोस्ट यूजलेस है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक मैथमेटिक्स में 4 टॉपिक हैं, चारों पे अलग अलग वीडियो बनाई है मैंने। एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन और एक है लॉगरिथम। ठीक है, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो बहुत थोड़े या फिर नहीं पढ़े होंगे, और इनकी जरूरत 11th क्लास के फिजिक्स में डे 1 से पढ़ने वाली है। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हो, मे बी 3rd चैप्टर में जाके इंटीग्रेशन का यूज आता है ज्यादा, लेकिन डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप पहले चैप्टर में ही क्वेश्चंस फेस करोगे जो इन पर बेस्ड होंगे। तो इसको शुरू करने से पहले, इसको खत्म करने से पहले प्लीज फिजिक्स स्टार्ट मत करना। जबरदस्ती ऐसा फील करोगे कि फिजिक्स तो बहुत टफ है, जबकि टफ फिजिक्स नहीं है, टफ है उसके पीछे का मैथ्स। और टफ भी नहीं है, अगर आप उसको पहले से ही पढ़ के चलो तो बिल्कुल भी टफ आपको नहीं लगेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज आपको ये पढ़नी है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड जो बड़ी साइड है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल भी बोल सकते हैं, कितना है 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यानी जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका बहुत शानदार सा प्रूफ भी है। ठीक है, बड़े सारे एनिमेशन भी बने इस पे पाइथागोरस थ्योरम पर। लेकिन सीधी सी बात जो आपको क्लियर करनी है वो ये कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो लाइन नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं बेस, जो लाइन इस एंगल के सामने की तरफ है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो लाइन 90 डिग्री के सामने वाली है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, और एट एनी टाइम बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करूं, हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करूं, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करूं, तो एट एनी टाइम फॉर एवरी राइट एंगल ट्राइंगल एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज इट, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ सिमिलर ट्राइंगल से निकलता है। तुमको ये याद होना चाहिए और तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक तो 90 डिग्री होना ही है, उसके अलावा किसी भी एंगल को थीटा मार्क किया है, थीटा लिखा है, अल्फा लिखा है, जो भी लिखा है, तो उसके एडजेसेंट वाली साइड को क्या बोलेंगे बेस, और उसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। और एच स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है,
इसके बाद आपको कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होने चाहिए। कुछ बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पहला और सबसे सिंपल पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बचपन से हम सीखते आए हैं वो होता है एक साइड 3, एक साइड 4 और एक साइड 5। दिस इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर आप चेक करोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, 9 प्लस 16 is 25 equal to 25. So you can verify it. This is a Pythagoras triplet. अगर आपको मैं कभी भी बताऊं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, आप तीसरी साइड डायरेक्ट 5 बोल सकते हो। बोलते सर ये तो हमें बचपन से पता था। बचपन से पता था तो अब से ये भी याद रखना कि अगर एक साइड में 6 बोलता हूं, दूसरी 8 बोलता हूं और राइट एंगल ट्राइंगल है तो तुम तीसरी क्या बोलोगे? 10। क्योंकि अगर 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो 6, 8, 10 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर मैं और कुछ करता हूं, एक साइड 60 करता हूं, दूसरी 80 करता हूं, तो तुम फट से बोलोगे सर तीसरी विल बी 100। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पता है, अब से आपको ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसको एक ही को लिखा रहने देते हैं, बाकी अंडरस्टूड है। इसके बाद दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है 5, 12 एंड 30। ठीक है, इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 12 देन हाइपोटेनस, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 5 है एक 12 है, तो तीसरा कितना आएगा? 13। कैसे पता मुझे? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करके देखो। 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144, इनको जोड़े तो आता है 169। और बिलीव मी बच्चों, 169 इज एक्चुअली 13 का स्क्वायर। तो दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट ये पता होना चाहिए। और तीसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये वो वैल्यूज हैं जो यूजुअली आपको दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तीसरा पाइथागोरस जो काफी यूज आता है वो है 10, 24 एंड 25। ओके, ये कैसे पता मुझे? 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी नॉट 10, इट शुड बी 7, 24 एंड 25। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 49। और 24 का स्क्वायर होता है, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, 576। और इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 625। 625 बच्चों 25 का स्क्वायर होता है। तो एट द स्टार्ट आपको 2-3 पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रट लो इनको, 3, 4, 5 तो याद ही रहेगा, बस 2-3 बार कैलकुलेट करोगे तो बाकी के भी याद हो जाएंगे। तो ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो अपने को पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो बात अलग है कि फिजिक्स में, और जब हम साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ी देर में सीखने जाएंगे, तो देयर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो अपने यूज आएंगे। तो तुम बोलोगे सर ये कौन से डिफरेंट टाइप है? तो पहला देखो और खुद से डिसाइड करो। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस में बराबर दे दूं 10 और 10, तो बच्चों क्या आप हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हो खुद से? कैसे करोगे? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100 200। तो h की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ 200। और रूट ऑफ 200 को बच्चों 100 रूट के बाहर आ जाएगा 10 बन के, और अंदर कौन बच जाएगा? 2। तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा? 10 रूट 2। कल को 5 और 5 दिया तो 5 रूट 2, x और x दिया तो x रूट 2। ये पाइथागोरस हमारे बहुत काम आएगा। तुम बोलोगे क्यों आएगा सर ये काम, यही वाला क्यों काम आएगा? बिकॉज इस चीज को समझना कि जब ये दोनों साइड बराबर होंगी, जब ये दोनों साइड बराबर होंगी तब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और ये होंगे 45 डिग्रीज।
तो 45 डिग्री की वैल्यूज के लिए ये वाला ट्राइंगल बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस दिखाई दे बराबर, आप समझ जाना ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में सिमेट्री आ रही है। ये 90, ये 45, ये 45, तो उसमें दोनों साइड बराबर, तो वो दोनों एंगल बराबर 45 45, तो उनके सामने वाले ही साइड्स भी बराबर। आई बात समझ में? जब भी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल दिखे तो फट से समझ जाना 45 डिग्री। ठीक है, एनीवे और देखते हैं एग्जाम्पल 5। ये वाला ट्राइंगल भी बहुत काम आएगा अपने। ठीक है, परपेंडिकुलर 10 है और बेस है 10√3। रूट से नहीं डरना है, क्लास 11th में आप रूट से नहीं डर सकते। √2 यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर करे तो 2 आ जाए, √3 यानी वो नंबर जिसका स्क्वायर करे तो 3 आ जाए। ओके, रूट ऑफ समथिंग इज अ नंबर जिसका स्क्वायर वो नंबर आ जाएगा। ओके, तो रूट, फिर से रिपीट करता हूँ, रूट ऑफ समथिंग इज अ नंबर जिसका स्क्वायर वो नंबर आ जाएगा। रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 9 इज 3, इसका स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा। रूट ऑफ 25 इज 5, 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ जाएगा। ऐसे रूट ऑफ 2 इज एक्चुअली 1.414, 1.414 का 1.41 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा। ये तुम कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, वैल्यू की जरूरत नहीं है राइट नाउ, पर हाँ तुम मुझे हाइपोटेनस कैलकुलेट करके बता सकते हो इसका। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो, वहाँ लिखा एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, दूसरे को तुम खुद से ट्राई करो, हाइपोटेनस कितना आएगा। ठीक है, लॉजिक सेज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस स्टेप पर भी रुक सकते हो तुम वीडियो को और खुद से सॉल्व कर सकते हो। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और 10√3 का स्क्वायर, भाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू √3 का स्क्वायर। √3 कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 3 आ जाए। ओके, तो √3 का स्क्वायर ये, तो ये बच्चों गया h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 300 यानी 400। तो h की वैल्यू कितनी आई, 20। 20 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 400। आई बात समझ में? तो h स्क्वायर अगर 400 है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकता था, h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 400 विच इज 20। ओके, तो 10 और 10√3 के केस में जो हाइपोटेनस आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ओके, तो बोल रहे सर ये एंगल क्यों बताया आपने, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में हमें ना 4-5 एंगल से ही मतलब है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्रीज और 53 डिग्री, और इस टाइम बोर्ड पर वो सारे प्रेजेंट है। ये वाला एंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है तभी हमने हाइपोटेनस निकाला, ये वाला एंगल अगर तुम मेजर करोगे तो आएगा 30 डिग्रीज, अगर ये वाला तुम मेजर करोगे तो आएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये 30, ये 60। अगर ये वाला एंगल तुम मेजर करोगे 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल बना के तो ये आएगा 37 डिग्रीज, और ये वाला एंगल आएगा 53 डिग्रीज। तो राइट नाउ बोर्ड पर मैंने sin 30, sin 60, sin 45, cos 45, sin 37, sin 53 सबकी वैल्यू लिख रखी है। भले ही तुम्हें दिख ना रही हो पर लिख रखी है, और मैं अभी उसी से कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। बट राइट नाउ यू नीड टू राइट ऑल ऑफ दिस डाउन। दीज आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट क्लास 11। ओके, नोट डाउन करो इसको, पॉज करके वीडियो को एकदम क्लियरली, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब मैं इनको हटा देता हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस बना दूंगा जब मुझे जरूरत फील होगी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए
अगर हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस पता है, वैसे तो 2 पता है तो तीसरा निकल ही जाएगा, ठीक है। तो एनीवे हमको अगर ये साइड लेंथ पता है तो हम उसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियोज। कौन से रेशियोज, फर्स्ट वन इज साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा, इस एंगल की वैल्यू अगर थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सेकेंड इज कॉस थीटा, इसको आप लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड इज टैन थीटा, इसको आप लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कट जाएंगे, क्या आएगा, P बाई बी। तो एक्चुअल में राइट नाउ मुझे सिर्फ इन्हीं 2 की जरूरत है, ठीक है, इन्हीं 2 की जरूरत है। मैं भले ही टैन थीटा लिख लेता हूं P बाई बी, पर मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, ठीक है। इन 2 की वैल्यू अपने को अलग अलग एंगल्स के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग एंगल्स के लिए। तो बोलोगे सर अलग अलग एंगल्स के लिए हम कैसे याद रखेंगे, उसका एक अच्छा जुगाड़ है मेरे पास, ठीक है। उसका एक अच्छा जुगाड़ है। पहले हम ये देखते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम किसी ने वैल्यूज कैसे निकाली होंगी। तो उसके लिए उसने क्या किया होगा, उसने अलग अलग कोई भी ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ठीक है, तो और देख लिया कि उसका एंगल कितना है, किसी एंगल का ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। तो व्हाट वाज फाउंड इज कि अगर आप 30 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ठीक है, तो ये 10 आया और ये आया 10√3 और ये आया, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था ना 10 और 10√3 के लिए कितना आया था, हाइपोटेनस आया था 20। तो अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की साइड्स पता है और एंगल पता है, ठीक है, आपने मेजर कर लिया है, तो आप उसके लिए ये तीनों रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में साइन 30 डिग्री कितना आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2। अब ये नहीं है कि अगर आपने बड़ा या छोटा एंगल बना दिया, छोटा ट्राइंगल बना दिया, तो इनकी साइड चेंज हो जाएगी, पर रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। चाहे छोटे बड़े ट्राइंगल के लिए देखें, छोटे के लिए देखें या बहुत बड़े के लिए देखें, उससे रेशियो में कभी चेंज नहीं आएगा। कोई भी ट्राइंगल हो, साइन 30 की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो हमेशा कितना आएगा, 1/2। ओके, ऐसे ही कॉस 30 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 10√3 और हाइपोटेनस कितना है 20। तो 10√3 अपॉन 20, तो 10 से 0 कट जाएगा तो आएगा √3/2। तो हम इस तरीके से सभी ट्राइंगल्स के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, इसलिए इस अप्रोच की जगह वी विल डू समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। और वो स्लाइटली डिफरेंट बताने से पहले एक आइडेंटिटी जो कि बहुत यूज़फुल है वो मैं बता दूं आपको, कि आपने ये तीनों रेशियो लिख लिए, ये हर एक राइट ट्राइंगल के लिए वैलिड है। आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है। लेट्स अज्यूम कि तुमको नहीं पता है, तो क्या करोगे, यहाँ पर साइन थीटा की जगह डालोगे p²/h² और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डालोगे b²/h²। यहाँ से वैल्यूज डाल दी और ये बन गया p² + b²/h²। और हमने क्या सीखा था आज हमने सीखा कि पाइथागोरस थ्योरम में h² किसके बराबर होता है, p² + b²। तो p² + b² को क्या लिख सकते हैं, h² अपॉन h², दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 1। तो अब से आपको क्या याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ओके, अब से हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप एक और थ्योरम बतानी थी मुझे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है अब से 1, और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें से ऊपर नीचे बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे समझना। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 3 a इज इक्वल्स टू बी गिवन है, तो आप ये समझते हो कि a/2 इज इक्वल्स टू b/2 होगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a/3 इज इक्वल्स टू b/3 होगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही दोनों तरफ इक्वेशन में किसी एक सिंगल चीज से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, इधर भी दोनों टर्म्स को किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर आप दोनों तरफ RHS LHS में सेम नंबर से डिवीजन करोगे तो क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इधर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू z है, तो x/2 प्लस y/2 विल बी इक्वल टू z/2, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आज ही पढ़े थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा की वैल्यू ये कहाँ से आती है, क्योंकि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे ये वैल्यू आती है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आज का दूसरा रिजल्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपने ये सारे रेशियो 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि मुझे इन दो की ही ज़रूरत है, ठीक है, अभी के लिए इन दो की ज़रूरत है, ठीक है। तो 5th इज सेक थीटा, 4th इज सेक थीटा, 5th इज कोसेक थीटा, एंड 6th इज कॉट थीटा। सेक थीटा इज 1 अपॉन cos theta, cosec theta is 1 upon sin theta and cot theta is 1 upon tan theta. I am telling you, अभी इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दो इक्वेशन जो हम यूज कर सकते हैं वो दोनों लिखा दी, ठीक है। अब बात आती है सर इतने सारे एंगल्स हैं, हमें कैसे याद रखना है, हमें कैसे याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं एक सिंगल टेबल बनवाऊंगा, टेबल नहीं है वो, एक कुछ अलग सी शेप है, ठीक है। एक सिंगल सर्कल बनवाऊंगा और उसमें सारी वैल्यूज याद रखने का तरीका बताऊंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट के लिए स्क्रीन दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिख लिया होगा तुमने। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये चीज समझाना चाह रहा था मैं फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11th में। ओके, फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11th में ये समझाना चाह रहा था मैं कि अगर एक हाफ सर्कल पे मैं सारे एंगल्स मार्क कर दूं तो 30 डिग्री लगभग यहाँ आएगा, यहाँ पर कितना रहेगा 0 डिग्री, थोड़ा ऊपर गए तो 30 डिग्री, थोड़ा और ऊपर गए तो 45 डिग्री, 45 डिग्री एकदम सिमेट्रिकल बीच में आना चाहिए, ठीक है। और ऊपर गए तो 60 डिग्री, फिर एकदम टॉप पर पहुंच गए तो 90 डिग्री। ये एंगल्स अपने को जो बेसिक एंगल्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री के बाद यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 135 डिग्री दैट इज 90 प्लस 45, और यहाँ पर 150 डिग्री दैट इज 180 माइनस 30, मतलब ये इस तरफ 30 बनेगा, ठीक है। और उधर से कैलकुलेट करोगे तो 150 बनेगा। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, और फिर मैंने तुमसे पूछा बच्चों 30 डिग्री में साइन 30 और कॉस 30 में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी।
साइन 30 और कॉस 30 में से कौन सी वैल्यू बड़े होगी, तो तुम बोलोगे कि सर साइन थीटा आपने पढ़ाया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा पढ़ाया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर तुम्हें कौन बड़ा दिख रहा है, परपेंडिकुलर या बेस, है ना। एंगल जितना छोटा होगा परपेंडिकुलर उतना छोटा होगा और बेस उतना बड़ा होगा। तो जब एंगल छोटा है, ठीक है, 30 इज लेस देन हाफ, तो जब एंगल छोटा है तो परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा। तो आपको याद रखना है साइन 30 की वैल्यू छोटी आती है यानी 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू बड़ी आती है यानी √3/2, जो कि अभी हमने ट्राइंगल में भी निकाला था। ये तो बस याद रखने का तरीका है। ओके, उससे थोड़ा बड़े एंगल पर जाते हैं, से 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री चूंकि मिड पॉइंट पर है, तो समझना कि 45 डिग्री पर जब हमने शेप बनाई ट्राइंगल की, तो वी सॉ दैट परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल आए। दिखाई दे रहे हैं तुमको, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आएंगे। 45 डिग्री एकदम सिमेट्रिकल मिड पॉइंट पर है, इस पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल आएंगे। हमने ट्राइंगल देखा था 10 10 √2 आया था। तो चूंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल आएंगे, तो इसलिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होंगे और बराबर में उनकी वैल्यू आएगी 1/√2। 1/√2 क्यों आएगी, क्योंकि 10 10 10√2 आया था, तो हाइपोटेनस आया था 10√2। मैं याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले आपने नोटबुक में लिखा हुआ है 10 10 10√2। अगर 5 5 लेते तो 5√2 आता। तो साइन थीटा निकालो या कॉस थीटा निकालो, क्या वैल्यू आएगी, 1/√2। ठीक है, हमको इतनी वैल्यूज याद रखनी है, हर किसी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जाम में। फिर 60 डिग्री पे बच्चों क्लियरली दिख जाएगा कौन बड़ा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, और कौन छोटा है, बेस छोटा है। तो साइन 60 जब भी याद करना हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू कितनी है, √3/2 एंड cos 60 इज छोटी वैल्यू विच इज 1/2। और फिर हम आगे बढ़ के पहुंचे 90 डिग्री पर, और तुमने बोला सर 90 डिग्री, ये तो ट्राइंगल ही नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, बेस तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ परपेंडिकुलर है और वही हाइपोटेनस बोल लो, बेस तो है ही नहीं इस ट्राइंगल का। तो अगर इस ट्राइंगल का बेस है ही नहीं, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि cos थीटा किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, और sin 90 कितना हो जाएगा, भाई बेस तो है ही नहीं, तो एक ही लाइन है, उसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों मान सकते हैं, तो मान सकते हैं, तो दोनों बराबर हुए। तो sin 90 कितना हो गया, 1, और cos 90 कितना हो गया, 0। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर कोई बोले कि सर 0 डिग्री वाला ट्राइंगल भी नहीं बनाया आपने, 0 डिग्री वाला ट्राइंगल बनाते तो क्या होता, 0 डिग्री वाला तो ट्राइंगल तो है ही नहीं, सिर्फ बेस ही बेस है, सिर्फ बेस ही है बेस, और बेस हाइपोटेनस के बराबर है, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो 0 डिग्री पे कौन 0 हो जाएगा, साइन 0 विल बी 0, जबकि कॉस 0 डिग्री बेस और हाइपोटेनस बराबर हैं, तो b/h कितना हो जाएगा, 1। आया समझ में। तो इसलिए ये एक्सट्रीम की वैल्यूज ऐसे डिफाइंड है। अब अगर 120 डिग्री पर आए तो तुमको दिखना चाहिए कि 120 डिग्री पर तो सेम ट्राइंगल बनेगा जो इधर 60 डिग्री पर बना है, तो 120 और 60 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो साइन 120 डिग्रीज विल बी सेम एज साइन 60, जो कि कितना हुआ, √3/2। पर cos 120 डिग्री विल नॉट बी सेम एज cos 60, वो है 1/2, और यहां पर होगा -1/2। अब तुम बोलोगे सर ये माइनस क्यों आ गया, है ना, जब साइन 60 और साइन 120 बराबर है तो cos 60 और cos 120 भी बराबर होने चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये ट्राइंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ये एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस होती है।
तो जब cos थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या चाहिए, बेस। बेस जो है किस तरफ डायरेक्टेड है, बेस किस तरफ डायरेक्टेड है, निगेटिव x की तरफ। परपेंडिकुलर किस तरफ है, वो अभी भी पॉजिटिव y में है, पॉजिटिव y की तरफ है, लेकिन बेस किस तरफ है, निगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की सभी वैल्यू कैसी रहेंगी, निगेटिव, क्योंकि सभी के बेसिस कैसे होंगे, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos 120 भी नेगेटिव आएगा। फिर sin 135 और ये ट्रायंगल और 45 वाला ट्रायंगल एक जैसा होगा, तो sin 135 किसके बराबर होगा, sin 45 के बराबर, यानी 1/√2। बट cos 135 किसके बराबर होगा, -1/√2। cos की सारी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। sin 150 किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर, यानी 1/2। और cos 150 किसके बराबर होगा, cos 30 के बराबर बट विद अ नेगेटिव साइन, तो -√3/2। और फाइनली हम आए 180 डिग्री पर। sin 180 डिग्री किसके बराबर होगा, sin 0 के बराबर, विच इज 0। बट cos 180 किसके बराबर होगा, cos 0 विद अ नेगेटिव साइन, यानी -1। बच्चों इतनी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। आई नो डे 1 पे सारी नहीं याद हो जाएंगी, पर एटलीस्ट 30, 45, 60 और 120 की वैल्यू तो याद कर ही लो, क्योंकि मुझे लगता है 90 और 0 तो तुम लॉजिकली सोच सकते हो। 90 डिग्री पे सिर्फ परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एक ही लाइन थी, बेस था ही नहीं, तो sin 90 1, cos 90 0। और 0 डिग्री के ट्राइंगल पे सिर्फ बेस ही बेस था, परपेंडिकुलर था ही नहीं, तो उस केस में cos थीटा cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0। इतनी वैल्यूज के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और बाकी का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज कैलकुलेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो मैं हट जाता हूं, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमको बस एक लास्ट काम सीखना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दूं आपको, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दूं और उसकी हाइपोटेनस की वैल्यू आपको बता दूं, ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू बता दूं और उसका एक एंगल दे दूं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए उसका बेस और उसका परपेंडिकुलर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको क्लास 11th में वेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, माई मिस्टेक, सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू H इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर है, हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। ओके, H साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं cos थीटा की वैल्यू लिखूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड वी विल गेट B इक्वल्स टू H cos थीटा, यानी बेस की वैल्यू कितनी होगी, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। बस ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, वेक्टर्स में बहुत ज्यादा लाइफ आसान हो जाएगी। आपको अब क्या करना है,
इन दो फॉर्मूले को यूज करते हुए इनको याद करना है। तो यूज करते हुए याद करना है, ठीक है। जितनी बार यूज केस आएगा उतनी बार आपके दिमाग में और अच्छे से ये सेटल हो जाने चाहिए। इफ दिस इज 50, ठीक है, इट कैन बी 50 मीटर और 50 किलोमीटर, आई डोंट केयर, 50 मीटर या 50 किलोमीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दिस इज 50 मीटर, ठीक है, एंड द एंगल इज 30 डिग्री, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? परपेंडिकुलर और बेस। ये वाली कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना है? परपेंडिकुलर इज h साइन थीटा। कैसे याद रखना है? साइन थीटा में परपेंडिकुलर आता है तो परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में साइन थीटा आएगा। तो परपेंडिकुलर इज h साइन थीटा, तो 50 साइन 30 डिग्री। और मैंने क्या बोला था? कोई भी ट्राइंगल हो, साइन 30 की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 1/2। तो इसलिए आपको 30, 60, 120, 90 और 0 की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो 50 इंटू 1/2 कितना आया? 25। और बेस कितना होगा? h cos थीटा, तो दैट विल बी 50 इंटू cos 30, 50 इंटू √3/2, और ये हो जाएगा 25√3, 25 इंटू √3। तो जब भी मैं आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दूं, यू शुड बी वेरी 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 कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। मैं एंगल चेंज कर सकता हूं या सेम दे सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। अगर मैं 45 डिग्रीज देता हूं और मैं फिर से ये 50 मीटर देता हूं, तो आपको फटाक से क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस। चलो बच्चों, अब आपकी बारी। आपके पास टेबल है जिसमें सारी वैल्यूज हैं और आपके पास क्वेश्चन है। पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉज करके सॉल्व जरूर करना है। P इज इक्वल्स टू h साइन थीटा। h कितना है? 50 और साइन 45। तुम देखोगे कि सर साइन 45 की वैल्यू आपने 1/√2 लिखाई है, ओके। तो 1/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50√2/2 बन जाएगा, और 2 बन जाएगा तो कितना आया? 25√2, ठीक है। अगर ये मैथ्स नहीं भी आता तो आप इसको 50/√2 लिख देते, वो भी सही होता, लेकिन ये मैथ सीख लो, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बेस इज इक्वल्स टू h cos थीटा, यानी 50 cos 45 डिग्रीज, ठीक है। 50 cos 45 डिग्रीज, तो 50 इंटू 1/√2, क्योंकि cos 45 और sin 45 बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी आएगा 25√2। फिर से अपना दिमाग चलाओ, हमने पहले ही सोचा था कि 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस सेम आने चाहिए, और दोनों सेम आए हैं। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, अब अगर आपने खुद से नहीं किया तो फिर आपको मैं और चांस दूंगा, और क्या, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्राई करो, यहीं पर सीख लो, खत्म करें इस चीज को। इस बार मैं दे रहा हूं 100 किलोमीटर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ P इज इक्वल्स टू h विच इज 100 साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, तो ये आएगा 50√3, और B इज इक्वल्स टू 100 cos 60 होता है 1/2, 50 किलोमीटर। यहीं पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की एक बहुत बड़ी डिफरेंस आ जाती है। जब मैं क्लास में ये पढ़ाता हूँ तो इसके बाद मैं बच्चों को टारगेट देता हूँ कि आपको 20 ट्राइंगल्स बनाने हैं अपने मन से, 20 ट्राइंगल, और हर किसी में हाइपोटेनस की वैल्यू रैंडम लेनी है और बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। और बिलीव मी, पहली ही क्लास में मुझे पता होता है कि आगे जाके 2 साल बाद इनमें से कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे। वो बच्चे होते हैं जो अगले दिन वो 20 ट्राइंगल्स बना के लाते हैं। अभी तक कोई एक्सेप्शन नहीं गया इसका, ठीक है। देयर इज लाइक 20 to 30% स्टूडेंट्स होते हैं जो वो ट्राइंगल्स बना के लाते हैं कि सर ने बोला है कि बनाने हैं तो बनाने हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि सबसे अच्छा टीचर ढूंढेंगे, सबसे होशियार टीचर ढूंढेंगे,
सबसे जीनियस टीचर ढूंढेंगे, सबसे फनी टीचर ढूंढेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सिर्फ कोई भी टीचर ढूंढो, लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो करो, क्योंकि कार चलाना कार के बाहर खड़े होकर नहीं सीख सकते, अंदर ही बैठना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। ऐसे मैंने 3 रैंडम वैल्यूज़ लिए, 30, 60, ठीक है, 45। आपको ये तीनों में से कोई भी वैल्यू पुट करनी है और रैंडम वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस पुट करनी है। 50, 25, 20, 10, 15, 2, 5 और हर केस के लिए परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट करना है। और अगर तुम खुद से वो 20 ट्राइंगल नहीं बना रहे तो मैं डीपीपी का लिंक पोस्ट करूंगा, उसमें जो भी ट्राइंगल्स बने हो वो सारे उन सब के परपेंडिकुलर बेस कैलकुलेट कर और करके उसकी फोटो पोस्ट करनी है। ठीक है, कमेंट्स में पोस्ट करो या कहीं भी पोस्ट करो, फेसबुक पे जहाँ भी हो पोस्ट करो। और आज तुम्हारी पहली क्लास सक्सेसफुल हो जाएगी, क्लास 11th की। तुम्हारा क्लास 11th का फिजिक्स बहुत मक्खन की तरह जाएगा इफ यू आर रियली फास्ट एट गेटिंग द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वेक्टर्स एक मुसीबत है जिसको समझ में नहीं आती, उसके लिए उसको कभी समझ में नहीं आता वेक्टर्स। और वेक्टर्स क्यों नहीं आता? क्योंकि लोग तेजी से उनके कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं कर पाते। और आज की पहली क्लास में ही हम वो चीज़ खत्म कर दे रहे हैं। मैं कोई भी हाइपोटेनस दूं, आपको परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट करना आना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स का कोई और टॉपिक करेंगे। ओके।